हे एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो लेक्चर। और आज का जो वीडियो लेक्चर है वो हम पढ़ रहे हैं डिजिटल फॉरेंसिक्स। क्या पढ़ रहे हैं? डिजिटल फॉरेंसिक्स हम पढ़ रहे हैं। और आज के इस वीडियो का एम है कि हमें पढ़ना है डिजिटल फॉरेंसिक्स के बारे में। डिजिटल फॉरेंसिक्स के जो बेसिक चीज़ें होती है वो हम आज इस वीडियो लेक्चर के थ्रू पढ़ेंगे। तो अगर ध्यान से देखें, अगर डिजिटल फॉरेंसिक जो वर्ड है हमारा, उसे आप ध्यान से देखेंगे तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड है। पहला वर्ड क्या है? डिजिटल। दूसरा वर्ड क्या है? फॉरेंसिक्स। तो डिजिटल फॉरेंसिक्स, तो डिजिटल का मतलब क्या होता है इन फॉरेंसिक्स? तो फॉरेंसिक्स का मतलब होता है कि कोई भी साइंस के एप्लीकेशंस एंड थ्योरीज को आप किस पे यूज करते हैं? लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, या फिर आप सिविल केस एंड क्रिमिनल केसेस, सिविल केसेस एंड क्रिमिनल केसेस, इनके हेल्प के लिए अगर आप साइंसेस की थ्योरीज एंड एप्लीकेशंस आप करते हैं तब वो फॉरेंसिक्स कहलाती है या फॉरेंसिक साइंस कहलाती है। तो डिजिटल फॉरेंसिक्स क्या है? जब आप डिजिटल या फिर कंप्यूटर के थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स को किस में यूज कर रहे हैं? सिविल केसेस के लिए या क्रिमिनल केसेस के लिए। ठीक है, तो जो डिजिटल थिंग्स हैं, डिजिटल थिंग्स हो गए, कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ हो गया, जो डिजिटलाइजेशन अभी के जनरेशन में हुआ है। तो कोई भी ऐसा टॉपिक जो डिजिटली क्रिएटेड हो या डिजिटल नेचर का हो, उसके एप्लीकेशंस या थ्योरीज को अगर हम सिविल केसेस एंड क्रिमिनल केसेस की हेल्प, क्रिमिनल केसेस सॉल्व करने के लिए, सिविल केसेस सॉल्व करने के लिए अगर हम डिजिटल थिंग्स को यूज करते हैं तो वो डिजिटल फॉरेंसिक्स के अंदर आ जाएगी। डिजिटल फॉरेंसिक्स वर्ड क्लियर है? डिजिटल फॉरेंसिक वर्ड का अगर आपको कभी डेफिनेशन लिखना हुआ या इंट्रोडक्शन लिखना हुआ, लिख लेंगे कि डिजिटल फॉरेंसिक्स। पहले तो आप ये कर सकते हैं कि डिजिटल एंड पहले फॉरेंसिक्स एंड डिजिटल को आप एक्सप्लेन कर दो कि व्हाट इज फॉरेंसिक्स, व्हाट इज डिजिटल, एंड डिजिटल थिंग्स को या डिजिटली जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको अगर आप उनकी थ्योरीज, डिजिटल थिंग्स की थ्योरीज एंड एप्लीकेशंस आप फॉरेंसिक्स मींस सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं, तो टुगेदर इट विल बी डिजिटल फॉरेंसिक्स। ठीक है, शुरू करते हैं कि डिजिटल फॉरेंसिक्स क्या है। डिजिटल फॉरेंसिक्स समटाइम्स आल्सो कॉल्ड एज डिजिटल फॉरेंसिक साइंस। तो डिजिटल फॉरेंसिक भी कह सकते हैं, डिजिटल फॉरेंसिक साइंस भी कह सकते हैं। ये एक ब्रांच है फॉरेंसिक साइंस की। इट इज अ ब्रांच ऑफ फॉरेंसिक साइंस। ऑफ कोर्स फॉरेंसिक साइंस के अंदर पढ़ रहे हैं तो इट इज अ ब्रांच ऑफ फॉरेंसिक साइंस। अब ये ब्रांच क्या करती है? दिस ब्रांच comprising of the recovery and investigation of material found in the digital devices। तो डिजिटल डिवाइसेस में अगर आपको कोई रिकवरी करनी है या इन्वेस्टिगेशन अगर आप डिजिटल डिवाइसेस पे कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपका सेल फोन, फॉर एग्जांपल आपका लैपटॉप, आपका कंप्यूटर, कोई भी ऐसी डिजिटल थिंग्स में सीसीटीवी कैमरा भी आ जाएगा, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी आ जाएगी। ये सारी की सारी चीज़ें डिजिटल डिवाइसेस होती हैं। तो डिजिटल डिवाइसेस पे अगर आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कोई फाइल रिकवर करना चाहते हैं, कोई ऑडियो रिकवर करना चाहते हैं, तो ये सारा एग्जामिनेशन आप करते हैं डिजिटल फॉरेंसिक्स और डिजिटल फॉरेंसिक साइंस के अंदर पे। ठीक है, हम इसे नॉर्मल लैंग्वेज में कंप्यूटर क्राइम से भी रिलेट करते हैं। कंप्यूटर क्या है? हमारा डिजिटल डिवाइस है, कंप्यूटर भी डिजिटल डिवाइस है, एंड उस पर अगर हम एग्जामिनेशन करें, उस पर इन्वेस्टिगेशन करें या रिकवरी का कोई भी पॉइंट है अगर, तो वो कंप्यूटर क्राइम के अंदर आएगी, कंप्यूटर क्राइम कहलाएगी। The term digital forensics was originally used as a synonym for computer forensics। तो जो digital forensics है, digital forensic जो word है, वो initially computer forensics को ही explain करने के लिए कही जाती थी। computer forensics, क्योंकि अभी जितनी चीज़ें डिजिटलाइज हो चुकी है, अर्लियर टाइम्स में इतनी डिजिटल थिंग्स आपके पास नहीं थी। आपके पास होते थे कंप्यूटर एंड सेल फोन्स बस। तो डिजिटल फॉरेंसिक्स हम कह सकते हैं कि सिनोनिम है कंप्यूटर फॉरेंसिक्स का, but it has expanded to cover investigation of all devices capable of sorting digital data। तो वो कोई भी ऐसा डिवाइस हो सकता है जो डिजिटल डाटा कैरी करता है। एक मेमोरी कार्ड से लेके, मेमोरी चिप से लेके, वो कोई भी डिजिटल डिवाइस हो सकती है जो कुछ इन्फॉर्मेशन कंसिस्ट करती है, कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर करने का भी उसमें कैपेसिटी अगर है तो इनिशियली कंप्यूटर फॉरेंसिक्स को ही हम डिजिटल फॉरेंसिक्स कहते थे। ये सिनोनिम मानते हैं हम इसे।
और जैसे जैसे डिजिटल थिंग्स बढ़ रही है, डिजिटल डिवाइसेस बढ़ रहे हैं, इसका जो एक्सपेंशन है डिजिटल फोरेंसिक्स का वो हो रहा है. With the roots in the personal computing revolution in the late 1970s and early 1980s, the discipline evolved in a haphazard manner during the 1990s. But it was not until the early 21st century that national policies emerges. तो ये सेंटेंस क्या कहना चाहता है कि इनिशियली जब कंप्यूटिंग रेवोल्यूशन हो रहा था, जब कंप्यूटर्स का इन्वेंशन हुआ, कंप्यूटर्स हम यूज करते थे, तब अर्ली 1970s एंड 1980s में ये डिसिप्लिन इवॉल्व हुआ, ये डिसिप्लिन बन रहा था. 1990s के ड्यूरिंग भी ये जो इसका मैनर था, कुछ भी चीज़ें अरेंज नहीं थी, हैपरजार्ड मैनर में आपका डिजिटल फॉरेंसिक्स या कंप्यूटर रेवोल्यूशन हम कहें वो था. बट 21st सेंचुरी में ये सारा कुछ मैनर में आ गया एंड नेशनल पॉलिसीज जो है वो इमर्ज होने लगी. तो कंप्यूटर्स का इस्तेमाल, कंप्यूटर फॉरेंसिक एंड डिजिटल फॉरेंसिक्स इमर्ज हुई. डिजिटल फॉरेंसिक साइंस इज अ ब्रांच ऑफ फॉरेंसिक साइंस. अगेन एक और डेफिनेशन है दैट फोकसेस ऑन दी recovery and digital and investigation of the material found in the digital devices related to cyber crime. तो साइबर क्राइम से रिलेट हम करते हैं, साइबर क्राइम ही कह सकते हैं, जो भी ये साइबर स्पेस में चीज़ें होती है, रिकवरी या इन्वेस्टिगेशन, डिजिटल डिवाइसेस की अगर बात करें तो ये सारी चीज़ें कहाँ होती है, साइबर स्पेस में होती है. और यहाँ पे अगर आपने कोई अनलॉफुल एक्टिविटी करी तो वो साइबर क्राइम कहलाएगा. द टर्म डिजिटल फॉरेंसिक्स वाज फर्स्ट यूज एज द सिनोनिम फॉर कंप्यूटर फॉरेंसिक्स. सेम थिंग, तो कंप्यूटर फॉरेंसिक्स के लिए यूज़ किया जाता था. अगेन आई थिंक दिस इज रिपीटेड, ये रिपीट हो गया है, तो आप थोड़ा सा चेक कर लेना. अब स्टेप्स क्या होते हैं, डिजिटल फॉरेंसिक्स के स्टेप्स क्या होते हैं, कौन कौन से स्टेप्स हम यूज़ करते हैं डिजिटल फॉरेंसिक्स के लिए या डिजिटल फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए. इन ऑर्डर फॉर डिजिटल एविडेंस टू बी accepted in the court of law, it must be handled in a very specific way so that there is no opportunity for cyber criminals to hamper with the evidence. तो ये क्या कह रहा है कि आप कोई भी एविडेंस आप जाके डायरेक्ट कोर्ट में नहीं दे सकते. कोर्ट में दे भी रहे तो कोई गारंटी नहीं है कोर्ट उसे एक्सेप्ट करेगी. तो डिजिटल एविडेंस के केस में अगर आपको वो आप चाहते हैं कि कोर्ट ऑफ लॉ उसे एक्सेप्ट करे, तो आपको वो पर्टिकुलर एविडेंस को बहुत स्पेसिफिकली बहुत बचा के रखना होता है. ऐसा कोई भी आपको काम नहीं करना है कि जो साइबर क्रिमिनल्स है उस एविडेंस को हैम्पर कर सके या उससे छेड़छाड़ कर सके. तो वो डिजिटल एविडेंस आपको बहुत संभाल के रखनी है इन केस अगर आप चाहते हैं कि कोर्ट ऑफ लॉ आपके डिजिटल एविडेंस को एक्सेप्ट करे. ठीक है, तो डिजिटल एविडेंस जो स्टेप्स है डिजिटल फॉरेंसिक्स के वो क्या है, बेसिकली आप 5 स्टेप मान सकते हैं. पहला है आइडेंटिफिकेशन, दूसरा है प्रिजर्वेशन एंड देन एनालिसिस, थर्ड है एनालिसिस, फोर्थ है डॉक्यूमेंटेशन, एंड फिफ्थ है प्रेजेंटेशन. यस, परसुएशन पढ़ लिया था मैंने गलती से. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं. तो पहला आइडेंटिफिकेशन, तो पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो डिजिटल थिंग्स है वो कोई एविडेंस होंगी या नहीं होंगी. ज़रूरी नहीं कि कोई भी डिजिटल डिवाइस एविडेंस बन जाए. तो आपको पहले आइडेंटिफिकेशन का काम करना है. क्या करना है, आपको आइडेंटिफिकेशन का काम करना है. फर्स्ट फाइंड द एविडेंस, पहले आपको एविडेंस फाइंड करना है कि कोई लैपटॉप है वो डिजिटल एविडेंस हो सकती है, कोई सेल फोन है या कोई मोबाइल फ़ोन है वो डिजिटल एविडेंस हो सकती है, कोई मेमोरी चिप डिजिटल एविडेंस हो सकती है, कोई हार्ड ड्राइव डिजिटल एविडेंस हो सकती है. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एविडेंस. आपको आइडेंटिफाई करना है एविडेंस को. नथिंग वेयर इट इज स्टोर्ड, तो जो चीज़ें हैं वो कहाँ पे स्टोर्ड हैं. सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, बिना आइडेंटिफिकेशन के कोई भी डायरेक्शन में आपकी इन्वेस्टिगेशन नहीं जा सकती. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज आइडेंटिफिकेशन. आपको आइडेंटिफाई करना है डिजिटल एविडेंसेस को. जो भी डिजिटल थिंग्स हो सकती है वो कोई एविडेंस हो सकती है या नहीं हो सकती, ये आपको देखना होगा. देन आपको करना है प्रिजर्वेशन. अब आपने स्पॉट कर लिया, आपने क्या कर लिया, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जो सेल फोन है
दिस इज डिजिटल एविडेंस, ये हमारा डिजिटल एविडेंस है। तो डिजिटल एविडेंस को आपने स्पॉट तो कर लिया, आपने आइडेंटिफाई तो कर लिया। अब क्या, आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करना है? आइडेंटिफाई करने के बाद आपको करना है प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन करना है, उसे बचा के रखना है, उसे सिक्योर करके रखना है, क्योंकि आप हमेशा, चाहे वो डिजिटल एविडेंस हो, चाहे वो बायोलॉजिकल एविडेंस हो, चाहे वो फिजिकल एविडेंस हो, एविडेंस स्पॉट करने के बाद, आइडेंटिफाई करने के बाद आप उसे सिक्योर करते हैं, आप उसे सेव करते हैं, ताकि फर्दर एनालिसिस एंड एग्जामिनेशन आप कर सकें। तो जैसे ही आपने आइडेंटिफाई करा, आइडेंटिफिकेशन करी डिजिटल एविडेंस की, आप क्या करेंगे? आप उस डिजिटल एविडेंस को प्रिजर्व करेंगे, बचा के रखेंगे, संभाल के रखेंगे। नेक्स्ट, सब आइसोलेट करेंगे, सिक्योर करेंगे एंड प्रिजर्व करेंगे उसके डाटा को। ठीक है, पहले तो अगर आइसोलेट करने की ज़रूरत है कोई इंफॉर्मेशन आपके डिजिटल डिवाइस से जो आपने आइडेंटिफाई करी है डिजिटल एविडेंस से, तो उससे आपको अगर कोई इंफॉर्मेशन आइसोलेट करनी है, अलग करनी है या एक्सट्रैक्ट करनी है, तो आप उसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, अलग करेंगे, कॉपी भी बना सकते हैं। इसके अलावा आपको उसे सिक्योर करना है कि किसी भी वे में वो लूज ना हो सके, तो आप सिक्योर करके रखेंगे, कॉपीज बना के रखेंगे, तो ये सिक्योरिटी के लिए होगा। एंड देन प्रिजर्व करके रखना है, सिक्योर तो कर लिया बट प्रिजर्व भी करना है आपके डाटा को, आपके डाटा को प्रिजर्व भी करना है। तो प्रिजर्वेशन इज सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग। दिस इंक्लूड प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम पॉसिबली टेम्परिंग विद द एविडेंस। और यही स्टेप क्या करता है कि अगर कोई भी मिनिमम पॉसिबिलिटी भी बन रही है कि आपका जो एविडेंस है वो खराब हो सकता है या कोई इससे छेड़छाड़ कर सकता है, तो प्रिजर्वेशन उसको रोकेगी। आप प्रिजर्व कर देंगे तो ये पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी कि आपके एविडेंस के साथ छेड़छाड़ हो सकती है या उसमें कोई चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, तो पहला था आइडेंटिफिकेशन, दूसरा था प्रिजर्वेशन, तीसरा था एनालिसिस। एनालिसिस क्या करेंगे? रिकंस्ट्रक्ट द फ्रेगमेंट्स। तो जो फ्रेगमेंट्स आपको मिले हैं, फ्रेगमेंट्स ऑफ डाटा आपको मिले हैं, तो आप उसे क्या करोगे? यू विल ट्राई टू रिकंस्ट्रक्ट इट। What you will do, you will try to reconstruct that fragment of data and draw conclusions. अब उस fragment of data या उस portion of data से आप क्या करोगे? आप कोशिश करोगे कि आप scenarios को reconstruct कर सके या फिर वापस से rebuild कर सके in order to make some conclusions. आपको कुछ कंक्लूजन्स बनाने, आपको कुछ रिजल्ट बनाना है। तो ये कंक्लूजन्स और ये रिजल्ट कैसे आएंगे? जब तक आपके पास जो डाटा अवेलेबल है उसको आप रिकंस्ट्रक्ट करें, उसको एग्जामिन कर सके, मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबिलिटीज को इमेजिन कर सके। तो बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर एविडेंस जो आपको मिला है, उस फ्रेगमेंट ऑफ डाटा के हिसाब से, उस फ्रेगमेंट ऑफ एविडेंस के हिसाब से आप कंक्लूजन्स देंगे, आप कंक्लूड करेंगे जो भी आपके पास डिजिटल एविडेंस मिला है उसको। तो थर्ड इज एनालिसिस एंड नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन क्या? क्रिएट अ रिकॉर्ड। डॉक्यूमेंटेशन आपको एक रिकॉर्ड क्रिएट करना है। रिकॉर्ड क्यों क्रिएट करना है? रिकॉर्ड आपको इसलिए क्रिएट करना है कि आप उसका एक डाटा बना सके। अगर आपको कल को कोई इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर केस से चाहिए तो वो आप ले सके, रिकॉर्ड रखते हैं। जैसे कि आपने अगर कुछ पैसे खर्च किए, आपके ऊपर 1000 रुपए हैं, आपके पास 1000 रुपए हैं और आपने कुछ पैसे खर्च कुछ करके आपने सबसे पहले 500 रुपीज़ खर्चे, फिर उसके बाद आपने 100 रुपीज़ की चॉकलेट ले ली, फिर उसके बाद आपने 100 रुपीज़ की कोल्ड ड्रिंक ले ली। तो ये जो आप धीरे धीरे करके पैसे खर्च कर रहे हैं ना, आप इसका हिसाब अगर नहीं रखेंगे, आप अगर इसका रिकॉर्ड नहीं रखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हाँ उस दिन मैंने 500 रुपीज़ खर्च करे, उस दिन मैंने 100 रुपीज़ चॉकलेट पे या आइसक्रीम्स पे इस पे खर्च करी थी। तो ये हो गया रिकॉर्ड रखना या डॉक्यूमेंटेशन करना। तो जो भी आप जिस भी केस पे आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, उसका आप एक रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं और उस डाटा को ताकि रिक्रिएट कर सके या फिर कल को रिविजिट करना हुआ दैट पर्टिकुलर अगर केस, तो आप उसे इजीली रिविजिट कर सके, आप उसके इंफॉर्मेशन एंड जो भी आपने डॉक्यूमेंटेशन किया है, जो भी सिनेरियो रहे हैं वो आप पढ़ सके। तो डॉक्यूमेंटेशन आपको करना है, आपको रिकॉर्ड क्रिएट करना है। फर्दर आगे फ्यूचर में कुछ ज़रूरत पड़ गई या फिर उससे रिलेटेड कोई सिमिलर क्राइम्स हो रहे हैं, तो जो भी प्रोसीजर्स आपने लगाए थे, जो भी थ्योरीज आपने लगाई थी, जब आप इस डॉक्यूमेंट को विजिट करेंगे या रिविजिट करेंगे तो आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसलिए आपको डॉक्यूमेंटेशन करना ज़रूरी है, आपको हिसाब रखना ज़रूरी है बेसिकली।
ठीक है। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन। तो लास्ट में आप समराइज करेंगे और एक कंक्लूजन देंगे, और इस कंक्लूजन को आप कहाँ प्रेजेंट करेंगे? कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि जो डिजिटल डिवाइसेस या डिजिटल एविडेंसेस है वो एक्सपर्ट टेस्टिमनी के अंदर आएगा, तो वो पर्सन जाके प्रेजेंट करेगा कोर्ट में एविडेंसेस को, जो कि साइबर फॉरेंसिक्स या डिजिटल फॉरेंसिक्स से जुड़ा हुआ है। तो लास्टली होगा प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे? आप आइडेंटिफाई करेंगे कि डिजिटल एविडेंस क्या है, एंड देन उसको प्रिजर्व करेंगे। प्रिजर्व करने के बाद आप एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद जो भी आपने एनालाइज किया, जो भी प्रोसीजर आपने यूज़ किया, जो भी स्टेप आपने फॉलो करे, ये सारी चीज़ों को, इन सारे के सारे पॉइंट्स को आप डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, उनको डॉक्यूमेंट में करेंगे, डॉक्यूमेंट बनाएंगे, एंड लास्टली आप क्या करेंगे? आप करेंगे प्रेजेंटेशन, आप प्रेजेंटेशन देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेजेस थे डिजिटल फॉरेंसिक की, या स्टेप्स कह सकते हैं। अब अगर हम बात करें हिस्ट्री की, हिस्ट्री ऑफ फॉरेंसिक्स, हिस्ट्री ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक साइंस की बात करें, तो अगर इफ वी लुक बैक एट द हिस्ट्री ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक्स, law enforcement during that age had a minimal understanding of application of digital forensic techniques. तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो इनिशियली किसी भी लॉ एनफोर्समेंट को बहुत मिनिमम अंडरस्टैंडिंग थी, बहुत कम से कम नॉलेज थी कंप्यूटर के डिजिटल फॉरेंसिक एप्लीकेशंस के जो नॉलेज है वो बहुत कम थी, बहुत मिनिमल थी, ना के बराबर थी। बट ड्यूरिंग 1970s एंड 1980s द फॉरेंसिक्स team were mostly representatives of the federal law enforcement agencies with the computer background. But 1970s और 1980s में जो forensic की टीम में आने लगे वो कौन होते थे? वो कंप्यूटर बैकग्राउंड से होते थे, या उन्हें कंप्यूटर का अच्छा खासा नॉलेज हुआ करता था। The first area of concern for the law enforcement was data storage. तो सबसे पहला कंसर्न क्या था? पहला कंसर्न था डाटा स्टोरेज का, as most document happened डिजिटली। तो जो डिजिटली डॉक्यूमेंटेशन होता है डाटा का वो इम्पॉर्टेंट था, डिजिटल स्टोरेज इम्पॉर्टेंट था। सीजिंग, retaining and analyzing the document was the long task to authorize. तो किसी भी डॉक्यूमेंट को सीज करना, रिटेन करना और उसका एनालिसिस करना बहुत बड़ा लॉन्ग प्रोसेस हुआ करता था। In this situation, the FBI launched the Magnet Media Program. अब FBI ने क्या करा? FBI ने एक मैग्नेट मीडिया प्रोग्राम को लॉन्च किया in 1984। तो पहले जो डॉक्यूमेंटेशन होता था क्रिमिनल रिकॉर्ड से रिलेटेड, उसको सीज करना, रिटेन करना और एनालाइज करना बहुत मुश्किल होता था। तो FBI ने 1984 में क्या करी? 1984 में मैग्नेट मीडिया प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किया, विच वॉज द फर्स्ट ऑफिशियल डिजिटल फॉरेंसिक प्रोग्राम। और ये क्या था? ये फर्स्ट ऑफिशियल डिजिटल फॉरेंसिक प्रोग्राम था। फर्स्ट डिजिटल फॉरेंसिक प्रोग्राम, मैग्नेट मीडिया प्रोग्राम इन 1984. Following this, the other technique to identify cyber criminals when they intrude your computer system were developed. तो उसके बाद क्या हुआ? जो टेक्निक्स थी, कौन सी टेक्निक्स? आपके साइबर क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। जब कोई भी साइबर क्रिमिनल आपके कंप्यूटर सिस्टम को ब्रीच करता था, आपके कंप्यूटर सिस्टम में घुसता था, तब आप उसका आइडेंटिफिकेशन कर सकते थे। ये टेक्निक डेवलप हुई इन 1986। क्लिफ स्टॉल, a Unix system administrator at Lawrence Berkeley National Laboratory, created the first honeypot trap. उन्होंने क्या करा? फर्स्ट honeypot trap क्रिएट किया। किन्होंने? जो क्लिफ स्टॉल थे, एक एडमिनिस्ट्रेटर पर्सन थे लॉरेंस बर्कली नेशनल लेबोरेटरी के, उन्होंने सबसे पहले honeypot trap बनाया। तब के समय में जो डिजिटल फॉरेंसिक्स थे वो जो प्रोफेशनली वर्क पिकअप हो रहे थे, और तब के टाइम पे जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी थी ऑनलाइन स्प्रेड हो रही थी। तो इसी को बंद करने के लिए और इसी को ही कंट्रोल करने के लिए honeypot trap बनाया गया, ताकि ये जो सारी चीज़ें डिजिटली चल रही हैं और चलाई जा रही हैं, इसे बंद किया जा सके। द वॉर बिटवीन इराक एंड अफगानिस्तान, तो इराक और अफगानिस्तान के बीच जो लड़ाई झगड़े हो रहे थे उसमें भी डिमांड थी डिजिटल फॉरेंसिक्स की। क्या डिमांड थी? डिजिटल फॉरेंसिक्स की, डिजिटल इन्वेस्टिगेशन की डिमांड थी। करंटली डिजिटल फॉरेंसिक्स प्लेज अ मेजर रोल इन एक्सट्रैक्टिंग द एविडेंशियल डाटा फ्रॉम द डिजिटल एसेट्स गैदर्ड बाय द US ट्रूप्स ड्यूरिंग द वॉर।
तो वॉर के समय पे जो यूएस ट्रूप्स होते थे उनके जो डिजिटल एसेट्स होते थे उससे जो भी एविडेंशियल डाटा है वो एक्सट्रैक्ट करने की तो बहुत ज़रूरत पड़ती थी। तो अगर कोई वॉर की कंडीशन में भी है तो अभी चीज़ें इतनी डिजिटलाइज हो चुकी हैं, सभी डिजिटल फॉर्म में हो चुकी है, तो डिजिटल फॉर्म से आपके डाटा को एक्सट्रैक्ट करना और उसे देखना खोजना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता था इन केस ऑफ वॉर अगर चल रही है तो। इन 2006 द यूएस इम्प्लीमेंटेड द मैंडेटरी रिजीम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्कवरी। इट इज रूल्स इन सिविल फॉर सिविल प्रोसीजर्स। तो इसके बाद 2006 में जो यूएस है वहाँ पे मैंडेटरी रिजीम कर दिया गया इलेक्ट्रॉनिक डिस्कवरी को सिविल प्रोसीजर के अंदर पे। अब डिजिटल फॉरेंसिक्स हम इन्वेस्टिगेशन में कैसे यूज़ करते हैं, डिजिटल फॉरेंसिक्स को हम इन्वेस्टिगेशन में कैसे यूज़ करते हैं। डिजिटल फुटप्रिंट इज द इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे, डिजिटल फुटप्रिंट। डिजिटल फुटप्रिंट क्या है? डिजिटल फुटप्रिंट वो चीज़ें हैं जो आपने सर्च करी है, आपने गूगल क्रोम में जाके सर्च करी है, आपने गूगल में जाके सर्च की है, किसी भी सर्चिंग इंजन में जो भी इंफॉर्मेशन आपने सर्च करी है वो आपका डिजिटल फुटप्रिंट हो गया। क्या हो गया? वो आपका डिजिटल फुटप्रिंट हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको हेयर फॉल होता है, आप गूगल में गए और आपने टाइप किया हाउ टू स्टॉप हेयर फॉल, आपने क्या टाइप करा? हाउ टू स्टॉप हेयर फॉल। अब बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको आ जाएगी बट आपको ये समझ में नहीं आया कि हाउ टू स्टॉप हेयर फॉल। आपने फिर क्या सर्च किया? हाउ टू स्टॉप हेयर फॉल नेचुरली। कि आप नेचुरली हेयर फॉल कैसे स्टॉप कर सकते हैं, होम रेमेडीज आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आप डिजिटल स्पेस पे सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं, सर्चिंग करते हैं, कंज्यूम करते हैं, ये सारा का सारा कुछ आपका डिजिटल फुटप्रिंट कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका डिजिटल फुटप्रिंट कहलाता है। तो डिजिटल फुटप्रिंट इज द इंफॉर्मेशन। डिजिटल फुटप्रिंट क्या है? इज दैट इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर पर्सन ऑन द सिस्टम। आप सिस्टम पे, आप कंप्यूटर सिस्टम पे, आप डिजिटल सिस्टम पे, साइबर स्पेस में जो भी इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं या आपसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन डिजिटल डिवाइसेस में है वो आपका डिजिटल फुटप्रिंट कहलाएगा। such as the web pages you have visited, जो भी web pages आपने visit किए हैं, they were active and what device you were using। और आप कब एक्टिव थे? when they were active, कि आप कब कब एक्टिव थे, कौन सा ऐसा टाइम था जब आप एक्टिव थे और आपने कौन सा डिवाइस यूज़ किया है, आपने फ़ोन यूज़ किया है, आपने लैपटॉप यूज़ किया है, आपने डेस्कटॉप यूज़ किया है। तो जिस भी डिवाइस से आप एक्टिव थे और आपने जिस भी वेब पेज को विजिट किया है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके डिजिटल फुटप्रिंट पे होती है। By following the digital footprint, the investigator will retrieve the data critical to the solving the crime case। तो जब हम डिजिटल फुटप्रिंट को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो वो बहुत सारे क्रिटिकल डाटा भी रिवील करता है और हेल्प करता है आपके क्राइम को सॉल्व करने के लिए। To name a few, Matt Baker in 1910, Colonel Lucia in 2009, and more cases were solved in the help of digital forensics। तो ये दो केसेस है 2010 में मैट बेकर का जो मैट बेकर का केस था वो भी डिजिटल फोरेंसिक्स की हेल्प से सॉल्व हुआ, और जो क्रेनर लूशा का जो 2019 पे जो केस था वो भी डिजिटल फोरेंसिक्स से ही सॉल्व हुआ। साइबर फोरेंसिक्स इन्वेस्टिगेशन are expert in investigating ciphered data using various type of software and tools। तो साइबर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर क्या होते हैं? ये वो एक्सपर्ट्स होते हैं जो इन्वेस्टिगेट करते हैं साइफर्ड डाटा को। साइफर्ड डाटा मीन्स एनकोडेड डाटा। कौन सा डाटा? एनकोडेड डाटा पे जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर की हेल्प से करते हैं, डिफरेंट टूल्स की हेल्प से करते हैं। तो अलग अलग टूल्स आते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिससे आप इस एनकोडेड डाटा को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। इस एनकोडेड डाटा से आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो वो सारे एक्सपर्ट जो एनकोडेड डाटा और इनक्रिप्टेड डाटा को इन्वेस्टिगेट करते हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर टूल्स को यूज़ करके, वो साइबर इन्वेस्टिगेटर या साइबर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स कहलाते हैं। There are many upcoming techniques that investigators are depending on the type of cyber crime they are dealing with। तो जैसे जैसे टेक्निक्स बढ़ रही हैं, जितनी टेक्निक्स बढ़ रही हैं साइबर क्राइम होने के, उतनी ही टेक्निक्स बढ़ रही है साइबर क्राइम को पकड़ने के। ठीक है, साइबर इन्वेस्टिगेटर
टास्क इंक्लूड रिकवरिंग डाटा डिलीटेड फाइल्स। तो अब ये जो साइबर इन्वेस्टिगेटर होता है उसका इंपॉर्टेंट टास्क क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है कि डिलीटेड फाइल्स को रिकवर करना, पासवर्ड को क्रैक करना और वो सोर्स खोजना जहाँ से सिक्योरिटी ब्रीच हो रही है, जहाँ से सिक्योरिटी ब्रीच हो रही है, जहाँ से सिक्योरिटी कमज़ोर है, जहाँ से सिक्योरिटी आपकी टूट सकती है। तो आपकी डिलीटेड फाइल को रिकवर कर सकते हैं, आपके पासवर्ड्स को क्रैक कर सकते हैं, जो भी आपके सिस्टम पे जहाँ पे सिक्योरिटी कम है या जो भी एरिया कमज़ोर है उसको खोज सकते हैं। One collected the evidence is the stored and translated to make it presentable before the court of law for police to examine further। तो ये क्या करते हैं, ये जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन इनको मिलती है, जो भी एविडेंस इनको मिलती है, वो क्या करते हैं, वो ट्रांसलेट करते हैं रीडेबल या फिर उस फॉर्म में जो कि सेंस बनाए, जो कि कोर्ट ऑफ लॉ को सेंस बनाए, जो कि पुलिस एग्जामिनेशन में हेल्प करे। तो जो ये एविडेंसेस है, जो एनकोडेड एविडेंसेस है, उसको ट्रांसलेट करने का भी काम साइबर इन्वेस्टिगेटर्स करते हैं। द रोल ऑफ साइबर फोरेंसिक्स इन क्रिमिनल ऑफेंसेस कैन बी अंडरस्टूड विद द केस स्टडी कोल्ड केसेस ऑफ साइबर फोरेंसिक्स। तो बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं जो साइबर स्पेस यूज करके बड़े बड़े क्राइम्स हुए हैं, मर्डर्स हुए हैं, रेप्स हुए हैं। तो जो साइबर फोरेंसिक साइबर इन्वेस्टिगेटर होते हैं, इन्हीं क्रिमिनल ऑफेंडर्स को समझते हैं इन साइबर स्पेस। ठीक है, अगर हम फेजेस की बात करें, डिजिटल फोरेंसिक की फेजेस की, कि आपको कब कब क्या करना होता है, हमने ऑलरेडी कुछ स्टेप्स पढ़ लिए हैं, बट ये फेज भी आपको इन्फॉर्मेशन देंगी और ये फेज आपको पता होना चाहिए। तो फेज 1 में क्या होता है, the action performed the right after the occurrence of security incident to know as the first response। तो first response क्या होगा, it is highly dependent on the nature of incidents। वो डिपेंड करता है कि कांड क्या हुआ है, गड़बड़ क्या हुई है, दिक्कत क्या हुई है, उस पर डिपेंड करता है। तो ये डिपेंड करता है, फेज 1 तो है कि आपको सबसे पहले समझना है कि क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम हुई है, एंड उसके हिसाब से आपको आगे का स्टेप लेना है, आपको आगे का सिक्योरिटी मेजर लेना है। फेज 2 की अगर बात करें तो सर्च एंड सीजर की हम बात करेंगे। तो फर्स्ट हो गया आइडेंटिफिकेशन वाला सिस्टम, हो गया सर्च एंड सीजर। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप सर्च करेंगे, आइडेंटिफिकेशन का आइडेंटिफाई करेंगे एविडेंसेस को, एंड उसको सीजर करेंगे, उसको सिक्योर करेंगे। ठीक है, अंडर दिस फेज द प्रोफेशनल सर्च फॉर द डिवाइसेस इन्वॉल्व इन द कैरिंग आउट द क्राइम। तो वो मटेरियल या वो डिवाइस जो कि क्राइम करने में जिसने उस पर्सन की हेल्प करी, आप उस डिवाइस को खोजेंगे और सिक्योर करेंगे। दीज डिवाइसेस दैट केयरफुली सीज्ड टू एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देम। अब वो डिवाइसेस, वो कंप्यूटर हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, मोबाइल फ़ोन हो सकता है, सेल फोन हो सकता है, तो वो आप सिक्योर करेंगे एंड उसको सीज कर देंगे ताकि उससे और इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकें। अब आपने पता कर लिया, आपने सीज कर दिया, आप कलेक्ट कैसे करेंगे एविडेंसेस को? आफ्टर सर्च एंड सीजर द फेज प्रोफेशनल यूजेस the acquired devices to collect data। अब जो आपके पास acquired device है उससे आपको डाटा कलेक्ट करना है, उसको आपको खोल के देखना है कि क्या क्या काम की चीज़ है, कौन सी चीज़ आपके काम की है। They have well defined forensic method for evidence handling। और आपके पास डिफाइंड मेथड है कि कैसे कैसे केसेस में आप एविडेंसेस को कैसे हैंडल करेंगे। नेक्स्ट जो फेज 4 है वो है सिक्योर द एविडेंस। आपको एविडेंस सिक्योर करना है। तो फोरेंसिक स्टाफ शुड हैव असेस the safe environment where they are secure the evidence। तो जो आपने इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करी है, जो आपने इन्फॉर्मेशन निकाली है, अब उस इन्फॉर्मेशन को आपको सेफ एनवायरनमेंट में रखना है, आपको सेफ रखना है। They determine if the collected data is accurate, authentic and accessible। वो आपको ये समझना है कि जो आपने डाटा कलेक्ट किया है, निकाला है, वो एक्यूरेट है या नहीं है, ऑथेंटिक है या नहीं है, और एसेसिबल फॉर्म में है या नहीं है। नेक्स्ट है डाटा एक्विजिशन। डाटा एक्विजिशन इज द प्रोसेस ऑफ रिट्राइविंग इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन। तो जो इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है उसके डाटा एक्विजिशन की बात हो रही है, उसको रिट्रीव करने की, या उसे फिर से रिट्रीव या फिर से पहले जैसा बनाने की हो रही है, फ्रॉम द सस्पेक्टेड डिजिटल एसेट। जो आपके पास सस्पेक्टेड डिजिटल एसेट है उससे इस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने की बात चल रही है। इट हेल्प्स टू गेन इनसाइट्स इनटू द इंसिडेंट while an improper process can alter the data। तो ये अगर आप सही से स्टेप फॉलो करते हैं तो वो आपको इनसाइट्स देगा कि जो क्राइम हुआ है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देगा, अगर आपने प्रॉपरली उसे प्रोसेस किया है तो। Thus sacrificing and integrity of
इंटीग्रिटी ऑफ द एविडेंस। तब प्रॉपरली अगर आप उसे प्रोसेस करेंगे तो आपका डाटा अल्टर नहीं होगा, ये आपके लिए अच्छी बात है। नेक्स्ट है डाटा एनालिसिस। तो जो आपके पास डाटा आया है आप उसे एनालाइज करेंगे, आप उसे समझेंगे एंड उसका फिर क्या करेंगे, असेसमेंट करेंगे, डाटा एनालिसिस करेंगे। डाटा एनालाइज करने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज़ द केस, और आपने अपनी जो भी अपनी थिंकिंग के बेसिस पे, जो भी एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपने एनालिसिस करी, उसके बाद एविडेंस असेसमेंट करेंगे। द प्रोसेस ऑफ एविडेंस असेसमेंट रिलेटेड टू द एविडेंशियल डाटा of security incidents. There should be a throughout assessment based on the scope of the case. तो डिपेंड करता है आपकी जो केस है उसके स्कोप पे, और एविडेंशियल असेसमेंट आप करेंगे। नेक्स्ट उसका डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग करेंगे 8th फेज में, कि आपने डॉक्यूमेंट, आपने रिजल्ट भी बना लिया, फिर आप उसको डॉक्यूमेंट करेंगे एंड रिपोर्ट बनाएंगे। रिपोर्ट बनाने के बाद लास्ट क्या है स्टेप, टेस्टिंग एज एक्सपर्ट विटनेस। बीइंग एन एक्सपर्ट विटनेस आप उसे प्रेजेंट करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे और आप उसे लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये 9th फेज होता है। तो ये ब्रॉड 9th फेज होते हैं। डिजिटल फॉरेंसिक्स क्या है, कंप्यूटर फॉरेंसिक्स क्या है, ये हमने पढ़ लिया, ये हमने क्लियर कर लिया। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कौन कौन से ऐसे क्राइम है, कौन कौन से ऐसे साइबर क्राइम्स है जो कि पढ़ते हैं, कितने तरीके के क्राइम्स है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। डिजिटल फॉरेंसिक के ही नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो टिल देन हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय।